कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी के साथ में शेयर कर दें। परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र देखना है हमें। चलो इसमें यहां पर एक ही चित्र देख लेंगे, एक ही डायग्राम देख लेंगे और दूसरा वाला हम नेक्स्ट उस पर देख लेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं हम। देखो इसमें हम दो डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम दो डायग्राम देखेंगे। ये आपको पता ही है, ये जो हमने तीन लेयर बनाई है, तीन लेयर बनाई है, कौन कौन सी हैं उनको भी देखेंगे। देखो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, अरे कोई कहीं नहीं जा रहा भाई। बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस, ठीक है। और जो सेकंड लेयर है इसको क्या कहेंगे, एंडोथीशियम। और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। ठीक है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर जो है एंडोथीसियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, मिडिल लेयर कहेंगे। ठीक है, और ये जो बीच में है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो परागकोश है उसके दोनों पार्टों को कनेक्ट करके जो रखता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, देखो शायद आपको याद होगा, ऐसे हमने जो बनाया था और कहा था कि ये यहां से जब जुड़ा रहता है और जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू या कहेंगे संयोजी ऊतक। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक। टेपिटम की अगर बात करें तो टेपिटम यहां पर पाई जाएगी। टेपिटम जो है, ठीक है, जैसे कि हमने ये बताया था, जैसे कि चना देख लीजिए, कोई चने का बीज देखिए तो उसमें एक जैसे जॉइंट होता है उसको हम कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं या संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एक पार्ट। अब हमने क्वेश्चन लिखा है कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट। अब जो इसका डिटेल क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है,
चलो इसका नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं हम। देखो, तो इसका नेक्स्ट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। अनुप्रस्थ काट पूछा है ना, डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। अब बनाएंगे हम क्या, सेकेंड लेयर। ये हो गई सेकेंड लेयर, ठीक है। अब देखेंगे हम थर्ड लेयर। तीनों लेयर कौन सी हैं, तीनों के नाम पता होना चाहिए, अभी बताया था जस्ट भाई। वो इजी था, जो वो डायग्राम बनाया था हमने वो कैसा था, थोड़ा इजी वे में था, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। चलो एक एक करके नेमिंग कर लेंगे इसकी। चलिए, चलिए बताइए, सबसे बाहर वाली लेयर अभी बताया था जस्ट, अभी बताया था क्या था, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, और ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और ये है टेपिटम के बीच में क्या है, परागकण। आप देखिए ये जो ऑरेंज कलर से दिख रही है, ये है हमारे पास में टेपिटम, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से जो बीच में दिख रहे हैं, ये क्या है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, या कहेंगे हम परागकण, ठीक है। ये हो गया इसका अनुप्रस्थ काट जो पूछी थी वो। स्वाति राज गुड इवनिंग, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, ठीक है। और देखो अभी मैंने यहां पर लिखा है पॉलन ग्रेन, अगर ये पॉलन ग्रेन मिच्योर नहीं हुए हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं हम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिच्योर होकर क्या बनाते हैं, क्या बनते हैं, टेपिटम, ठीक है। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, बस बातें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए, अंतर बताइए। परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। प्रियंका कह रही है मैम साथ में हिंदी भी बता दीजिए। देखो प्रियंका, जो एपिडर्मिस लिखा है वो बाह्य बाह्य स्तर, एंडोथीसियम अंतः स्तर करके कुछ लिखा है, मिडिल लेयर मध्य स्तर, टेपिटम टेपिटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। तो जो बच्चे ने कर रखा है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तुम लड़ लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखेंगे परागण तथा निषेचन में अंतर। परागण, और इधर देख लेंगे हम निषेचन, ठीक है। परागण तथा निषेचन में अंतर।
आप सभी को पता होगा परागण किसे कहते हैं। किसी भी पुष्प के या कहेंगे परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे पहले हम इसका। किसी पुष्प के परागकोश से, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया परागण का डेफिनेशन। अब क्या भाई शीतल सिंह भाई, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये आप लड़ाई झगड़ा बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना। अब हम निषेचन में देखेंगे तो निषेचन में देखिए, अंड कोशिका से नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? संलयन निषेचन कहलाता है। यानी कि अंड कोशिका से जो नर युग्मक है उसका मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। ठीक है, यह निषेचन कहलाता है। दो बच्चे झगड़ रहे, सारे बच्चों का फोकस उन्हीं पर है। चलो अब इसमें देखेंगे हम परागकण में कि इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर अंतः क्रिया होती है। क्या होती है? इसके फलस्वरूप सेकंड पॉइंट, इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर क्रिया होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें निषेचन की, बात करें तो भाई निषेचन में क्या बनेगा? बताएं, निषेचन में क्या बनेगा? निषेचन में क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। निषेचन में क्या बनता है? इसके फलस्वरूप देखो हमने क्या बोला है, अंड कोशिका से नर युग्मक आके मिलता है। जब अंड कोशिका से नर युग्मक आके मिलेगा तो यहां पर क्या बनेगा? तो हम कह सकते हैं कि इसके फलस्वरूप युग्मनज बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? जो युग्मनज है वो बनकर तैयार होता है। नॉर्मल सी बात है कि जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से आकर मिलेगा तो वहां पर फिर क्या बन जाएगा? एक नर युग्मनज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक नर युग्मनज बन जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है परागण ये निषेचन पूर्व घटना होती है। क्या होती है? निषेचन पूर्व घटना होती है। परागण जो है ये क्या है? यानी कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, उससे पहले का प्रोसेस है। तो कह सकते हैं हम ये निषेचन क्या है? निषेचन पूर्व घटना है। यह निषेचन पूर्व घटना होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम
निषेचन की बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यह स्वयं निषेचन होता है। यह स्वयं निषेचन होता है। वैसे इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। गोरख पासवान जायगोट बनता है। हाँ भाई, तुम्हें लड़ाई झगड़े से फुर्सत मिल गई। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम अपना। यहां तक क्लियर है तो निषेचन पश्च घटनाओं को समझाइए। यानी कि निषेचन के बाद में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको समझाइए। अब देखो, निषेचन हो गया, ठीक है, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, अब उसके बारे में बात की जा रही है। हृदयांशी, तराना, खुशी, क्लियर है मैम। गौरव कुमार सिंह, साइड हो, स्क्रीनशॉट तो नहीं कह रहे, पता नहीं भाई क्या जो भी हो रहा था। देखो, जो बीजांड व्रंत होता है, बीजांड व्रंत, इन जो बीजांड व्रंत है उससे क्या बनेगा, बीज व्रंत बनेगा। बीज व्रंत बनता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें अंडाशय की, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। क्या कहेंगे, फल का निर्माण होता है निषेचन के बाद में, ठीक है, फल का निर्माण होता है। और अगर बीजांड की बात करें हम, बीजांड से क्या बनेगा, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड से किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। और अगर बात करें हम कि जो इसके दल पुंज और बाह्य दल पुंज है उनका क्या काम होगा, देखो निषेचन के बाद में, निषेचन के बाद में वो उनका कोई काम नहीं रहता। निषेचन हो गया, उसके बाद में वो सूख कर, मुरझा कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, सूख कर, मुरझा कर वो गिर जाते हैं। अगर हम बात करें अंडाशय भित्ति की, किसकी, अंडाशय भित्ति की, अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करेगी, अंडाशय भित्ति करेगी फल भित्ति का निर्माण। किसका, फल भित्ति का निर्माण करेगी। ठीक है, सॉरी, अंडाशय भित्ति क्या करेगी, फल भित्ति का निर्माण करेगी। ये हो गई निषेचन पश्च, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया है, उसके बाद की घटनाएं। ठीक है, निषेचन के बाद की घटनाएं। हाँ, बीजांड से बीज का निर्माण होगा, अंडाशय से फल का निर्माण होगा। ठीक है, और जो हमारे प्रतिमुखी और सहायक कोशिकाएं थी उनका क्या हो जाएगा, याद है प्रतिमुखी और सहायक कोशिकाएं कहां पर थी भाई, कुछ याद है? तो देखो, इसमें प्रतिमुखी और जो सहायक कोशिकाएं थी वो क्या हो जाएंगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ये दोनों क्या हो जाएंगे,
ये नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और इधर भी ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि निषेचन की पश्च घटनाओं को समझाइए, यानी कि जब निषेचन हो गया है उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सॉरी, यस मैम, क्लियर है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, या अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो, अनिषेक फलन होता क्या है? अनिषेक फलन वो होता है जहां पर बिना निषेचन के क्या होता है, जहां पर बिना निषेचन के बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, उसे हम अनिषेक फलन या उसे हम अनिषेक फल, और उस प्रोसेस को हम अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन के ही फ्रूट यानी कि फल का निर्माण जहां पर हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। मैम अभी अच्छा काम अर्जेंट आ गया है, चलो भाई कर लीजिए। चलो देखो, इसमें होता क्या है, आपको सभी को पता है कि निषेचन के पश्चात मतलब निषेचन के बाद में ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि सामान्यतः अगर हमने देखा है, सामान्यतः निषेचन के पश्चात ही फल का निर्माण होता है। ठीक है, फल का निर्माण होता है, लेकिन ठीक है, फल का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के, यहां से देखें, कभी कभी बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। यानी कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल। इसको हम अनिषेक फल कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं। क्लियर है? अब अनिषेक फलन यानी कि वैसे अगर नॉर्मल अगर हम प्रोसेस देखें तो निषेचन के बाद में ही क्या होता है? निषेचन के बाद में ही फल का निर्माण होता है। पर कभी कभी बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो जाता है तो उस फल को हम अनिषेक फल तथा उस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, हाँ, बिना निषेचन के होता है भाई। इसका कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा इसका एग्जाम्पल बताना चाहेगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यस मैम, क्लियर है। हाँ भाई, क्या लिखा है हमने कि सामान्यतः तो निषेचन के पश्चात ही फल का निर्माण होता है, पर कभी कभी बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो जाता है तो उस फल को हम अनिषेक फल तथा उस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। यस मैम, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए फिर। ओहो, गलत है बिल्कुल, गौरव ने आंसर सही दिया है।
गौरव ने आंसर सही दिया है। और बच्चे नहीं कर रहे हैं आंसर। रेखा, बढ़ा जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक दो बच्चों ने आंसर दिया। हृदयांशी, यस मैम, बढ़ा जाए। चलो, कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण किसे कहते हैं। देखिए, अब कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो मनुष्य है अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परागण कराता है। क्या कराता है, मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार इस पुष्प में क्या कराता है, परागण, यानी कि आर्टिफिशियल परागण हो रहा है ना, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो अपने हाथों से पराग कणों को लेकर और जो मनुष्य चाहता है जिस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना वहां पर पहुंचा देता है। इसको हम बोलते हैं कृत्रिम परागण। ये हो गया नॉर्मल भाषा में, यानी कि मनुष्य अपने किसके लिए, अपनी सुविधा के लिए ऐसा करता है। किसके लिए, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए कृत्रिम परागण कराता है। यस मैम, क्लियर है। तो इसमें देखो, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए क्या करेगा। चलो आंसर लिख लेते हैं, फिर इसका एक जो मेन पॉइंट है वो भी बताएंगे। मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार पराग कणों को कहां पर पहुंचा देगा, पराग कणों को जिस वर्तिकाग्र पर वो चाहते हैं, ठीक है, जिस वर्तिकाग्र पर वो चाह रहे हैं वहां पर पहुंचा देंगे। यानी कि मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार क्या करेगा, अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य पुष्प पर जहां से वो चाहता है कि उसे अच्छा फल मिले वहां पर, तो मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार पराग कणों को किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं, ठीक है, पहुंचा देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है विपुंसन, या कहेंगे उसको हम विपुंसन को कहते हैं क्या, इमास्कुलेशन। यस मैम, क्लियर है। खुशी यादव, देखो इसी का एक पॉइंट है क्या, विपुंसन। या कह देते हैं इमास्कुलेशन। ये कृत्रिम परागण में ही आ जाता है ये वाला कि विपुंसन, या अलग भी पूछ लेता है कि विपुंसन क्या किसे कहते हैं, या इमास्कुलेशन किसे कहते हैं। इसे हम बोरा वस्त्रा आवरण भी कहते हैं। इसमें देखो होता क्या है, इसमें जो लिख रहा है विपुंसन या इमास्कुलेशन, इसमें क्या होता है, जब हम कोई पुष्प लेते हैं, ठीक है, जब हम कोई पुष्प लेते हैं, जब हमने कोई पुष्प लिया, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये पुष्प जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले। ध्यान देंगे, ये जो पुष्प है ये सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, इसीलिए हम क्या करेंगे, इमास्कुलेशन को बिना थ्योरी के ऐसे समझिए आप, ठीक है, बिना थ्योरी के ऐसे समझिए। जब हमने कोई पुष्प लिया या कोई पौधा लिया, उसमें हम करते क्या है कि ये जो पौधा है, यानी कि ये क्या है, पुंकेसर, यहाँ से पराग कण होंगे, इसके अंदर पराग कोश के अंदर क्या होंगे, पराग कण। तो ये जो पौधा है जो कि द्विलिंगी पौधा है, कैसा है ये, द्विलिंगी पौधा है ये, ठीक है। तो ये जो पौधा है ये स्वपरागण ना कर ले,
इसीलिए हम इमास्कुलेशन में क्या करते हैं कि ये जो पुंकेसर हैं, ठीक है, ये जो पुंकेसर हैं इनको यहाँ से काट देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब पराग कोश ही नहीं रहेगा, पराग कण ही नहीं रहेगा, तो भाई इसमें पॉलिनेशन के बाद में निषेचन कैसे होगा? नहीं होगा। तो अगर निषेचन नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य क्या कर सकते हैं? मनुष्य इसमें ये कर सकता है कि अपनी इच्छा अनुसार जिस भी पुष्प के पराग कणों को वो यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचाना चाहता है, आर्टिफिशियल परागण के द्वारा वो यहाँ पर कर सकता है। तो इमास्कुलेशन में ये इतना डेफिनेशन है कि किसी पुष्प के पुंकेसरों को काट देना या पराग कणों को या पराग कोश को उस पुष्प से हटा देना, क्योंकि वो स्वपरागण ना कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन या कहेंगे विपुंसन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छी बात है भाई, आप फिर से आ गए हो तो, क्योंकि आप हो सकता है मैथ के स्टूडेंट हो, इसीलिए आपको बायो समझ में नहीं आती। बहुत सारे बच्चे कहते भी हम मैथ के स्टूडेंट हैं मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए फिर। हृदयांशी ने बोला है यस मैम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकुरित परागण का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि अंकुरित परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। बनाइए। देखो ये जो बार बार जो चित्र आ रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें डायग्राम आते नहीं है बनाने। ठीक है, हमें डायग्राम बनाने आते नहीं है, पर भाई आपको बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। फिर क्या कहोगे एग्जाम में कि हमें आता नहीं है बनाना? तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन देख चुके हैं आप सभी, तो आंसर देखेंगे अब हम इसका। क्वेश्चन है हमारा अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको पता है परागकण, देखो परागकण हमने पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। अगर हम इसको देखें, को अगर हम देखें परागकण को, तो इसमें कितनी लेयर मिलेंगी हमें? इसमें मिलेंगी हमें 2 लेयर। इसमें कितनी लेयर मिलेंगी हमें? इसमें मिलेंगी हमें 2 लेयर। कौन कौन सी? एक्साइन, और कौन सी मिलेगी? एक और इंटाइन। ठीक है, कौन सी 2 लेयर हो गई? एक्साइन और इंटाइन, 2 लेयर हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो एक्साइन है उसका क्या वर्क होता है। जो एक्साइन है उसका क्या काम होता है? चलिए भाई आ जाइए। ये बना दिया हमने परागकण। चलो अब हम एक एक करके डायग्राम देख लेंगे इसके। चलो, तो अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास में? रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका है, यानी कि वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल। और अगर हम यहां बात करें तो ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या हम सिर्फ केंद्रक भी लिख सकते हैं या न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, पर हम वेजिटेटिव कह रहे हैं। और ये नीचे क्या है हमारे पास में? ये है जेनरेटिव सेल। क्या है? ये है जेनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं, ये है एक्साइन। क्या है? एक्साइन। एक्साइन को हम बोलते हैं बाह्यचोल, यानी कि बाहर की साइड है तो एक्साइन को हम बोलते हैं बाह्यचोल। और जो सेकंड लेयर है इसको हम बोलते हैं इंटाइन।
क्या बोलते हैं, इंटाइन, यानी कि हिंदी में हम बोल देंगे इसको इंटाइन को अंतःचोल। इंटाइन को क्या बोल देंगे, अंतःचोल। इसका अगर हम एक और देख लें डायग्राम, तो देखो जो परागकण है ना, जो परागकण है मेनली वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, मेनली वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जो ये ऊपर है बड़ी वाली, ये है वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी वाली है ये क्या है, जेनरेटिव सेल। अब देखिए ये जो जेनरेटिव सेल है इसी से ही इस परागकण का अंकुरण होगा। तो जेनरेटिव सेल का काम हम देख लेते हैं। जेनरेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। और वेजिटेटिव सेल को बोलते हैं हम कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। अब वेजिटेटिव सेल का काम होता है कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन नहीं कहेंगे, सिर्फ विभाजन कहेंगे, ठीक है। इसका काम होता है किसका, विभाजन का, या हम कहेंगे डिवीजन का काम होता है किसका, जेनरेटिव सेल का। यानी कि जब ये परागकण अंकुरित होगा तो किससे होगा, जो जेनरेटिव सेल है उससे ये अंकुरित होगा, ठीक है। अरे भाई रोज ना छोटे बच्चों की तरह एक पेज की राइटिंग किया करो, ठीक है, तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रोज छोटे बच्चों की तरह एक पेज की राइटिंग किया करो तो सही हो जाएगी। हाँ हृदयांशी सही है, इसकी थ्योरी विपुंसन वाली खुद से ही लिख लेना, इसमें है कुछ नहीं, बस ये आप बोल सकते हो कि जो पुष्प है ये कैसा है, द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी पुष्प के उसके पुंकेसरों को कैंची के द्वारा काटकर हटा देना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। और हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्वपरागण ना कर ले। अगर ये स्वपरागण कर लेगा तो भाई हम अपनी मर्जी का फल कैसे बना पाएंगे, बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, इसीलिए। यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है। हमने बताया है कि जो कायिक जो जनन कोशिका होती है, जब ये परागकण जब ये डेवलप कर रहा होता है, जब ये अंकुरित होगा तो ये जेनरेटिव जो कोशिका है, जनन कोशिका, इसके द्वारा ही होगा। हमने लिखा भी है, इसका काम होता है किसका, विभाजन का काम होता है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे फिर हम, अब इसके आगे बढ़ते चलेंगे। देखो जब कोई एक परागकण अंकुरित होता है या उसमें अंकुरण होता है, ठीक है, जब किसी परागकण में अंकुरण हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ये है हमारे पास में क्या, जेनरेटिव सेल, यानी कि क्या बोला है हमने जेनरेटिव सेल को, जनन कोशिका। क्या बोला है, जनन कोशिका। और हमने ये भी बोला था कि जो जेनरेटिव सेल है वो ही जाके परागकण का अंकुरण कराएगी, बोला था ना सॉरी। और ये है ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं नलिका, जो ये परागकण अंकुरित होगा उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट जब देखेंगे तो ये जो हमने क्या बोला है, जेनरेटिव सेल ही क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जेनरेटिव सेल ही क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी। तो अभी ये पूरा बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं की है, अभी थोड़ा सा ही डिवाइड की है, ठीक है, ऐसे। और ये भाई क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम में कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। अगर आपको चित्र आता है तो आप थ्योरी भी लिख दोगे, ठीक है, थ्योरी भी आप लिख दोगे। देखो ये क्या है हमारे पास में, ये है क्या, ट्यूब, सॉरी पॉलन ट्यूब। क्या है ये पॉलन ट्यूब,
किसका है, पॉलन का है तो पॉलन ट्यूब ही होगा, यानी कि पराग कण का है तो पराग नलिका ही होगी। पॉलन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलेंगे, पराग नलिका बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पराग नलिका। क्या बोलेंगे, पराग नलिका बोलेंगे। अब देखो दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि एकदम से आपको क्लियर रहे। ये जो है ये है हमारे पास में डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल, यानी कि जो जनन कोशिका है उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। हमने डिवाइडिंग लिखा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तरुण यादव कह रहे हैं मैम आप क्या पढ़ा रही हो, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा क्या, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या आ जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस। बेटा हम वो पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट आता है, और जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं पढ़ रहे पता नहीं कब सीरियस होंगे, ठीक है, पता नहीं आप लोग कब सीरियस होगे। चलो नेक्स्ट इसका अगर हम देखें डायग्राम, तो नेक्स्ट इसका होगा, कौन सा कलर है, चलो नेक्स्ट देख लेंगे। जो फाइनल डायग्राम है इसका वो हमको ना कुछ ऐसा दिखेगा, इतना भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा भाई। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना पढ़ने के मूड में नहीं हो, बात करने के ज्यादा मूड में हो। होता है कभी कभी, बात करने के मूड में आज आप लोग ज्यादा लग रहे हो मुझे। होता है कभी कभी ऐसा कि आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं होता, बस बात करने का मन होता है। चलो अब हमने जो ये कहा था कि डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल, हमने कहा था जो जनन कोशिका है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है विभाजन का। तो ये जो जनन कोशिका है ये विभाजित हो जाएगी, और विभाजित होकर ये क्या बनाएगी, कोई बता सकता है? अच्छा आपने पढ़ा नहीं है इसीलिए। ये विभाजित होकर क्या बना देगी, ये विभाजित होकर बना देगी दो मेल गैमेट। क्या बना देगी, टू मेल गैमेट, यानी कि दो नर युग्मक। जो ये बनाया है डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल, ये डिवाइड होकर क्या बना देगी, दो मेल गैमेट बनाकर तैयार कर देगी, ठीक है। दो मेल गैमेट क्या करेगी, ये बनाकर तैयार कर देगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा, देखो नेक्स्ट उस पर बता देती हूँ थोड़ा सा ये, चलो यहां तक हो गया। अब आपने देखा होगा जब भाई वर्तिकाग्र में क्या होता है, वर्तिकाग्र में जब अंडाशय के पास में ये क्या है, बीच में अंडाशय है, बीच में अंडाशय है और साइड में क्या है, सहायक कोशिका। तो इसके अंदर दो नरयुग्मक आते हैं, आपको पता है ना। इसके अंदर ऐसे होता है परागकण, और ये आती है उसकी ऐसी पराग नलिका, और हमने कहा है पराग नलिका में क्या हुआ है, दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ है। ये क्या है, दो नर युग्मक हैं, नर युग्मक, दो नर युग्मक। अब ये और ये क्या है, पूरा परागकण जो अंकुरित हो रहा है, ठीक है, परागकण जो अंकुरित हो रहा है। अब इसमें से आपको पता है, बताया था कि एक नर युग्मक तो अंडाशय के साथ में एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में, अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, संलयित होता है, तथा दूसरा ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रक के साथ में संलयित होता है, संलयित होता है। इसे हम त्रिसंलयन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं,
त्रिसंलयन, यानी कि 3N, त्रिसंलयन भी कहते हैं। और भ्रूणपोष तो ये बनेगा ही, ठीक है ना, भ्रूणपोष तो ये बनेगा ही। जो हमने ये लिखा है ध्रुवीय केंद्रक, तो ये ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पर होता है, ये होता है यहाँ पर, यानी कि ऐसे 2 सेल होंगी, एक नर युग्मक इसके साथ में, ये यहाँ पर, और एक इसके अंड कोशिका के साथ में, ठीक है, एक अंड कोशिका के साथ में यहाँ पर जो संलयित हो जाता है, और एक ध्रुवीय केंद्रक। ये क्या है, ग्रीन वाले दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं। क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। तो ये क्या है, अंड कोशिका है ये, और ये साइड में क्या है, 2 सहायक कोशिकाएं हैं। ये क्या है, सहायक कोशिका, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब मैंने आपको पूरा बता दिया है 2 नर युग्मक आते हैं, कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे। ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है पूरा, ठीक है ना। चलो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आज का आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। और भाई सपोर्ट करें हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करें, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।